सोचिए, कोई अपराध हुआ दिल्ली में, लेकिन जिस व्यक्ति पर शक है वो मुंबई में पकड़ा गया। अब कानून उसे दिल्ली कैसे लाएगा? क्या मुंबई पुलिस उसे बस पकड़कर दिल्ली ले जा सकती है? नहीं, इतना सीधा नहीं होता ये। एक तरफ तो देखिए पुलिस को जल्दी कार्रवाई करनी होती है, सबूत चाहिए, मुजरिम पकड़ना है। हाँ बिल्कुल। पर दूसरी तरफ हर व्यक्ति की अपनी आजादी है, उसके अधिकार हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर कानून कैसे इन दोनों, मतलब जरूरत और अधिकार के बीच एक रास्ता निकालता है? यहीं पर एक खास कानूनी प्रक्रिया, एक मैकेनिज्म काम आता है। अच्छा। ये असल में अपराध न्याय प्रणाली की एक आम चुनौती है। जांच की जरूरत और व्यक्ति की आजादी, इनमें तालमेल कैसे बिठाएं, खासकर जब मामला एक से ज्यादा राज्यों का हो। हाँ ये तो है। यहीं फिर नियम कानून प्रक्रियाएं ये सब बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो आज हम इसी अहम पहलू पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, ट्रांजिट रिमांड। हाँ, है ना? समझेंगे कि ये क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और ये काम कैसे करता है, खासकर जब गिरफ्तारी अपने राज्य से बाहर होती है। जी हाँ। और हमारी ये बातचीत जो है वो कानूनी प्रावधानों पर आधारित होगी, जो प्रक्रियाएं तय हैं उन पर, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसलों पर भी, जिनसे ये पूरा मामला साफ होता है। और इसमें हम पुराने कानून, मतलब सीआरपीसी, और जो अब नए कानून आए हैं बीएनएस और बीएनएसएस 1 जुलाई 2024 से, उनको भी देखेंगे। बिल्कुल, उनके जो जरूरी हिस्से हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मूल सिद्धांत तो वही रहते हैं ज्यादातर। सही है। तो मकसद यही है कि ट्रांजिट रिमांड क्या है, क्यों है, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कैसे अरेस्ट कर सकती है, नियम क्या है और कोर्ट्स ने इन सब पर क्या कहा है, ये सब समझें। तो शुरू करें? बिल्कुल। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये ट्रांजिट रिमांड आखिर है क्या भला। हाँ बिल्कुल, बेसिक से शुरू करते हैं। आसान शब्दों में क्या है ये? देखिए, ट्रांजिट रिमांड असल में अदालत से मिली एक परमिशन है, एक इजाजत। इजाजत किस चीज की? मान लीजिए पुलिस ने किसी को राज्य ए में पकड़ा, लेकिन केस उस पे राज्य बी में चल रहा है। अब पुलिस को उसे राज्य ए से बी ले जाना है। तो इसके लिए राज्य ए की पुलिस उसे पकड़ने के बाद वहीं की लोकल कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट से परमिशन मांगेगी कि इसे राज्य बी ले जाना है। अच्छा। कोर्ट जो ये परमिशन देती है ना, उसी को ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। ओह, तो ये एक तरह का लीगल ट्रैवल पास हो गया जी, जो कोर्ट देती है। एग्जैक्टली। इसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब पुलिस पकड़कर सीधे कोर्ट ले जाती है? हाँ, प्रक्रिया सीधी है पर बहुत जरूरी है। जिस पुलिस ने गिरफ्तारी की है उसे गिरफ्तारी वाली जगह के राज्य में ही 24 घंटे के अंदर, इसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता, सबसे पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 24 घंटे के अंदर? हाँ, ठीक है। फिर पुलिस कोर्ट को बताती है कि भाई इस आदमी पर दूसरे राज्य में फलाना केस है और जांच या मुकदमे के लिए इसे वहां ले जाना जरूरी क्यों है। उन्हें शायद केस डायरी या दूसरे कागजात भी दिखाने पड़े। अगर मजिस्ट्रेट को पहली नजर में लगता है कि हाँ, गिरफ्तारी ठीक है और इसे दूसरे राज्य ले जाना वाकई जरूरी है, तो वो पुलिस कस्टडी में उसे संबंधित राज्य तक ले जाने की इजाजत, यानी ट्रांजिट रिमांड दे देते हैं। और ये कितने टाइम के लिए मिलते हैं, मतलब कितने दिन के लिए? इसकी कोई ऐसी फिक्स लिमिट नहीं है कि इतने ही दिन। आमतौर पर ये उतना समय होता है जितना यात्रा के लिए वाजिब तौर पर जरूरी है। दूरी कितनी है, कैसे ले जा रहे हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है। अच्छा। अक्सर ये 3 से 5 दिन या कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। मकसद बस इतना है कि उसे सुरक्षित तरीके से उस कोर्ट तक पहुंचा दिया जाए जहां केस चलना है। तो जो शुरू में हमने दिल्ली मुंबई वाला उदाहरण लिया था, अपराध दिल्ली में, गिरफ्तारी मुंबई में, उसमें क्या होगा? उसमें जैसे मुंबई पुलिस हो सकता है दिल्ली पुलिस की मदद से या उनकी जानकारी पर आरोपी को पकड़ेगी। हाँ। फिर उसे मुंबई की ही किसी लोकल कोर्ट में पेश करेगी और दिल्ली ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। समझ गए। और ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या? नहीं, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ये असल में गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, खास तौर पर उसे गैर कानूनी या बहुत लंबी हिरासत से बचाता है। अच्छा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हाँ, ये तो मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। तो जब मामला इंटरस्टेट हो, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना हो, तो ट्रांजिट रिमांड इसी अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये पक्का करता है कि उसे बिना वजह हिरासत में ना रखा जाए और कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। ठीक है। और इससे शायद बेवजह की देरी भी रुकती होगी। हाँ, ये भी सुनिश्चित होता है कि आरोपी को संबंधित अदालत में पेश करने में फालतू देरी ना हो। ये तो हुई ट्रांजिट रिमांड की बात, लेकिन इससे जुड़ा एक और शायद थोड़ा ज्यादा उलझा हुआ सवाल भी है
क्या एक राज्य की पुलिस, जैसे दिल्ली पुलिस, सीधे मुंबई जाकर खुद ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है? क्या उन्हें मुंबई पुलिस को बताना जरूरी है? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये हालात पर निर्भर करता है। अच्छा। देखिए, आम नियम तो यही है कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, तो जिस राज्य में अपराध हुआ वहीं की पुलिस जांच और गिरफ्तारी करे, ये प्राथमिकता है और उन्हें दूसरे राज्य की पुलिस के सहयोग से काम करना चाहिए। ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी और अब जो नए कानून हैं बीएनएस और बीएनएसएस, वो कुछ खास हालात में एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में जाकर गिरफ्तारी करने की शक्ति देते हैं, पर उसकी भी शर्तें हैं, प्रक्रियाएं हैं। वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं और कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, सीआरपीसी की धारा 48 थी, जो अब बीएनएसएस की धारा 40 है। वो ये कहती है कि पुलिस अधिकारी अपराध करने वाले का पीछा भारत में कहीं भी कर सकता है उसे गिरफ्तार करने के लिए। यहीं से गरम पीछा या हॉट परस्यूट का कॉन्सेप्ट आता है। गरम पीछा? ये सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है। इसका कानूनी मतलब क्या हुआ? क्या पुलिस महीनों बाद जाकर कह सकती है कि वो तो गरम पीछा कर रही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं। गरम पीछा का मतलब है अपराध होने के फौरन बाद बिना किसी खास रुकावट के अपराधी का लगातार पीछा करना। अच्छा, फौरन बाद। जैसे कोई दिल्ली में बैंक लूटकर तुरंत गाड़ी से हरियाणा भागा और दिल्ली पुलिस लगातार उसके पीछे लगी है, तो वो हरियाणा में घुसकर उसे पकड़ सकती है। ये हुआ गरम पीछा। लेकिन अगर अपराधी हफ्तों या महीनों पहले भाग गया था और अब पुलिस को पता चला कि वो मुंबई में छुपा बैठा है, तो ये गरम पीछा नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करना होगा? वारंट के साथ मुंबई जाए और मुंबई पुलिस की मदद से गिरफ्तारी करें। सीआरपीसी की धारा 47, अब बीएनएसएस की धारा 39 भी लोकल पुलिस की मदद लेने की बात कहती है। और ये जो नए कानून आए हैं बीएनएस और बीएनएसएस, उनमें इस बारे में कुछ नया है या अलग है? मूल सिद्धांत तो वैसे ही हैं, पर कुछ प्रक्रियाएं थोड़ी बदली हैं या ज्यादा स्पष्ट हुई हैं। एक बड़ा बदलाव बीएनएस की धारा 35 में है। वो क्या है? ये कहती है कि जिन अपराधों में 7 साल तक की सजा है, उनमें पुलिस को आमतौर पर गिरफ्तारी से पहले आरोपी को एक नोटिस देना होगा। जैसे सीआरपीसी की धारा 41A में होता था, अब ये बीएनएसएस धारा 35 के तहत है कि भाई आओ और जांच में सहयोग करो। अच्छा, पहले नोटिस। हाँ, अगर वो सहयोग करता है तो शायद गिरफ्तारी की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर अपराध गंभीर हो तो 7 साल से ज्यादा सजा वाला? हाँ, या फिर अगर पुलिस को लगे कि आरोपी भाग जाएगा या सबूत मिटा देगा या गवाहों को धमकाएगा, तो फिर बिना नोटिस के भी गिरफ्तारी हो सकती है। और यही नियम इंटरस्टेट गिरफ्तारी पर भी लागू होंगे। बीएनएसएस की धारा 37(2) ये भी साफ कहती है कि राज्य के बाहर गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अफसर को लोकल पुलिस को बताना होगा और प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रक्रिया की बात हो रही है तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला काफी सुना था, संदीप कुमार बनाम राज्य 2019। उसमें इंटरस्टेट गिरफ्तारी के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। हाँ, वो बहुत अहम फैसला था। उसने प्रक्रिया में जो कमियां हो रही थीं, उन्हें सामने रखा और पुलिस के लिए बड़े साफ निर्देश दिए। क्या थे वो निर्देश? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस दूसरे राज्य में गिरफ्तारी करने जाए तो कुछ चीजें जरूर करें। पहली, गिरफ्तारी का फैसला क्यों लिया, इसके कारण लिखित में दर्ज करे। दूसरी, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, जैसे आरोपी के भागने या सबूत मिटाने का एकदम तुरंत खतरा नहीं है, तो पहले अपनी लोकल कोर्ट दिल्ली में से अरेस्ट वारंट लेने की कोशिश करें। ओके, वारंट पहले। तीसरी, दूसरे राज्य जाने से पहले अपने पुलिस स्टेशन की डेली डायरी, मतलब जो रोज का रिकॉर्ड होता है, रोजनामचा, उसमें एंट्री करे, बताए कि क्यों जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है। ठीक है। और चौथी, गिरफ्तारी के बाद यात्रा का समय हटाकर 24 घंटे के अंदर आरोपी को सबसे पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, और अगर उसे दिल्ली वापस लाना है तो उस लोकल मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड जरूर लें। ये बात तो साफ है कि अदालतें प्रक्रिया पर बहुत जोर दे रही हैं। लेकिन क्या इन नियमों के कोई अपवाद भी हैं? मान लीजिए कोई बहुत ही खतरनाक अपराधी है, या तुरंत एक्शन लेना जरूरी है? बिल्कुल है। कानून हमेशा प्रैक्टिकल होता है। जैसा अभी बीएनएस धारा 35 की बात हुई, गंभीर अपराधों में जहां सजा 7 साल से ज्यादा है, पुलिस बिना पहले नोटिस दिए गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, या अगर पुलिस को पक्का लगता है कि नोटिस दिया तो आरोपी भाग जाएगा या सबूत मिटा देगा या गवाहों को डराएगा, तब भी सीधे गिरफ्तार कर सकते हैं। या अगर नोटिस देने के बाद भी वो सहयोग ना करे, तब भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इन सब सूरतों में भी गिरफ्तारी के बाद वाली प्रक्रिया,
24 घंटे में पेशी और राज्य से बाहर ले जाना है तो ट्रांजिट रिमांड वो तो करनी होगी, उसमें छूट नहीं है। महिलाओं की गिरफ्तारी के बारे में भी कुछ खास नियम है ना? हाँ, और वो बहुत ज़रूरी हैं। कानून साफ कहता है कि जहां तक हो सके किसी भी महिला को सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करे। जी। और सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले, मतलब रात में, किसी महिला को आमतौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। रात में नहीं? अगर बहुत ही असाधारण हालात हों और रात में गिरफ्तारी करनी ही पड़े तो उसके लिए पहले फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और गिरफ्तारी के वक्त महिला पुलिस अफसर का होना तब भी जरूरी है। ये सब तो पुलिस के लिए नियम और प्रक्रियाएं हो गईं, लेकिन जिस इंसान को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके क्या अधिकार हैं इस दौरान, खासकर जब उसे एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा हो? गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार संविधान और कानून ने दिए हैं और वो ट्रांजिट रिमांड प्रक्रिया में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि? सबसे पहला, उसे तुरंत ये जानने का हक है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। ये संविधान के अनुच्छेद 22(1) में है। पुलिस को एक अरेस्ट मेमो बनाना होता है। उसमें गिरफ्तारी का कारण, टाइम, जगह, पुलिस अफसर का नाम सब लिखा होता है। अरेस्ट मेमो। उस पर गिरफ्तार व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य या मोहल्ले के किसी इज्जतदार आदमी के दस्तखत होने चाहिए। दूसरा, उसे अपनी पसंद के वकील से मिलने और सलाह लेने का अधिकार है। ये भी अनुच्छेद 22(1) में है। ट्रांजिट रिमांड की सुनवाई के टाइम भी ये अधिकार मिलता है। वकील का अधिकार। ठीक है। और तीसरा, उसे अपनी गिरफ्तारी की खबर अपने परिवार या किसी दोस्त को देने का अधिकार है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि ये हो पाए। चौथा, जो हमने पहले बात की, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, अनुच्छेद 22(2). ट्रांजिट रिमांड इसी को पक्का करता है जब सफर लंबा हो। और जमानत का क्या? क्या इस प्रक्रिया के दौरान जमानत मिल सकती है, ट्रांजिट रिमांड से पहले या उस वक्त? हाँ, जमानत का अधिकार भी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वाले केस 2014 में साफ कहा था कि जिन अपराधों में 7 साल तक की सजा है उनमें पुलिस को बस ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, ये बहुत चर्चित फैसला था। और अगर गिरफ्तारी होती भी है तो ऐसे मामलों में आरोपी जमानत के लिए अर्जी दे सकता है सीआरपीसी की धारा 437 या 439 के तहत, जो अब बीएनएसएस की धारा 480 और 482 हैं। अच्छा, और अगर किसी को डर हो कि उसे दूसरे राज्य की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? हाँ, तो वो ट्रांजिट अग्रिम जमानत, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए अपने राज्य के सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। ट्रांजिट अग्रिम जमानत जी, ये उसे गिरफ्तारी से कुछ वक्त के लिए बचा सकती है ताकि उसे मोहलत मिल जाए कि वो उस राज्य की कोर्ट में जाकर रेगुलर जमानत के लिए अर्जी दे सके जहां केस है। प्रिया इंदौरिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी गाइडलाइंस दी थी। और अगर पुलिस इन प्रक्रियाओं और अधिकारों का पालन ना करे तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ऐसी गिरफ्तारी या हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट उसे गैर कानूनी करार दे सकती है और ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। यहीं पर अदालतों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है ना। कुछ बड़े अदालती फैसले भी हैं जिन्होंने नियमों को न सिर्फ साफ किया है बल्कि इनके महत्व को भी बार बार बताया है। हाँ बिल्कुल, कई ऐसे माइलस्टोन जजमेंट्स हैं। हाल के सालों का शायद सबसे अहम मामला है प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटका राज्य 2023। हाँ, इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। क्या मुख्य बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने बहुत जोर देके कहा कि अगर किसी व्यक्ति को उसके राज्य के बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस के लिए लोकल मैजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अनिवार्य मतलब ऑप्शनल नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या पुलिस की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। और कोर्ट ने इसका कारण क्या बताया? क्यों है ये इतना जरूरी? कोर्ट ने इसे सीधा जोड़ा संविधान के अनुच्छेद 22(2) से, वो 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी वाला मौलिक अधिकार। अच्छा, उसी से जुड़ा है ये? हाँ, कोर्ट ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड इसी अधिकार को बचाने का एक तरीका है जब आरोपी को एक राज्य से दूसरा राज्य ले जाना हो। ये पक्का करता है कि आदमी गैर कानूनी हिरासत में न रहे और उसे कानून का सहारा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिना वैलिड ट्रांजिट रिमांड के अगर किसी को एक राज्य से दूसरा राज्य ले जाया गया तो उस दौरान की हिरासत गैर कानूनी मानी जाएगी। मतलब पुलिस ये बहाना नहीं बना सकती कि हम तो इसे सीधा केस वाली कोर्ट में ही ले जा रहे हैं, बीच में लोकल कोर्ट की क्या जरूरत। बिल्कुल नहीं। गिरफ्तारी वाली जगह पर लोकल मजिस्ट्रेट की भूमिका जरूरी है। वो देखेगा कि गिरफ्तारी पहली नज़र में ठीक लग रही है या नहीं और आगे ले जाने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। और जैसा आपने पहले कहा, इसी केस में ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर भी गाइडलाइंस दी गईं।
एक और केस जो अक्सर सुनने में आता है वो है गौतम नवलखा बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली 2018 का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। उसने ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया पर क्या रोशनी डाली थी? हाँ, वो केस भी बहुत अहम था। उसने इस बात पर जोर दिया कि ट्रांजिट रिमांड देते वक्त मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। गौतम नवलखा को महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था भीमा कोरेगांव केस में। हाँ, याद है। दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पुणे ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड दे दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने ये आदेश बिना अपना दिमाग लगाए, मतलब बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए, बस मशीन की तरह जारी कर दिया था। जुडिशियल माइंड अप्लाई ना करना, इसका मतलब क्या हुआ इस केस में? मतलब ये कि मजिस्ट्रेट ने शायद केस डायरी ठीक से देखी नहीं, आरोपी को गिरफ्तारी के कारण ठीक से बताए नहीं गए और ना ही उसे अपनी पसंद का वकील करने का पूरा मौका मिला। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई में भी मजिस्ट्रेट को ये देखना होता है कि गिरफ्तारी पहली नजर में कानून के मुताबिक है या नहीं, आरोपी को उसके अधिकार पता है या नहीं, उसे वकील मिला या नहीं, सिर्फ पुलिस के कहने पर स्टैंप नहीं लगा देना है। तो फिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया? ट्रांजिट रिमांड का आदेश रद्द कर दिया, नवलखा की हिरासत को गैर कानूनी बताया और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखने का आदेश दिया। बिल्कुल। इस फैसले ने एक बड़ा साफ संदेश दिया कि मजिस्ट्रेट ट्रांजिट रिमांड पर सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, उन्हें एक्टिव होकर केस और कानून को देखना होगा। बिल्कुल। इसी तरह मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड की जरूरत पर जोर दिया था, है ना? हाँ, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात दोहराई थी कि अगर गिरफ्तारी राज्य के बाहर हुई है तो सीआरपीसी की धारा 767 जो रिमांड से जुड़ी है और अब नई बीएनएसएस की धारा 187 है की प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। इसमें लोकल मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेना शामिल है। इसके बिना आरोपी को दूसरे राज्य ले जाना गैर कानूनी हिरासत होगी। एक बहुत पुराना केस भी है, शायद 1964 का, आर.के. नाबाचंद्र सिंह बनाम मणिपुर प्रशासन, गुवाहाटी हाईकोर्ट का। उसका भी जिक्र आता है। जी, वो उन शुरुआती फैसलों में से हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की नींव रखी। उस फैसले ने भी यही कहा था कि गिरफ्तारी के 24 घंटे बीत जाने पर अगर जांच पूरी नहीं हुई है, जो इंटरस्टेट मामलों में अक्सर होता है, तो आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना संवैधानिक जरूरत है। ट्रांजिट रिमांड इसी जरूरत को पूरा करने का एक तरीका है। इससे पुलिस को आरोपी को सही कोर्ट तक ले जाने का कानूनी अधिकार और वक्त मिल जाता है और आरोपी गैर कानूनी हिरासत में भी नहीं रहता। तो अगर हम इन सारे फैसलों और कानूनों को मिलाकर देखें तो अदालतों का नजरिया क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? नजरिया बहुत साफ है और लगातार एक जैसा रहा है। ट्रांजिट रिमांड सिर्फ पुलिस के लिए एक ट्रैवल परमिट नहीं है, ये व्यक्ति की आज़ादी को बचाने वाला एक बहुत ज़रूरी संवैधानिक और कानूनी कवच है। अदालतें बार बार कह रही हैं कि इंटरस्टेट गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया का सख्ती से पालन होना चाहिए। मजिस्ट्रेट को अपनी भूमिका समझनी चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए और ये पक्का करना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारे सिद्धांत और प्रक्रियाएं नए कानून बीएनएस और बीएनएसएस 2023 लागू होने के बाद भी उतने ही जरूरी हैं, बल्कि शायद और भी ज्यादा। नए कानूनों ने इन प्रक्रियाओं को और स्पष्ट किया है और कुछ मामलों में, जैसे नोटिस वाली बात, सुरक्षा उपायों को और मजबूत ही किया है। तो आज की इस बातचीत में हमने ट्रांजिट रिमांड की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। हमने समझा कि ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, एक राज्य की पुलिस कब और कैसे दूसरे राज्य में गिरफ्तार कर सकती है, उसके लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और कैसे हमारी अदालतें इन प्रक्रियाओं के जरिए व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करती हैं। बिल्कुल। और ये पूरा सिस्टम दिखाता है कि हमारा कानून कैसे दो जरूरी चीजों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ अपराध की असरदार जांच और दूसरी तरफ व्यक्ति की अनमोल आजादी का अधिकार। ये संतुलन बनाए रखना ही एक इंसाफ पसंद समाज की निशानी है। बहुत सही कहा। ये संतुलन ही तो है कानून के राज का आधार। अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि अदालतें प्रक्रियात्मक सुरक्षा मतलब प्रोसीजरल सेफगार्ड्स पर कितना जोर देती हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी इंटरस्टेट गिरफ्तारी या ट्रांजिट रिमांड में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो रिमांड ऑर्डर को ऊपरी अदालत में चुनौती देने के अलावा उसके पास अपनी आज़ादी बचाने के लिए या जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए और क्या कानूनी रास्ते हो सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है।
इसमें कई संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे गैर कानूनी हिरासत के लिए मुआवजे का दावा करना, या जिन अधिकारियों ने गैर कानूनी काम किया उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल या कानूनी कार्रवाई की मांग करना, या फिर शायद सबसे शक्तिशाली संवैधानिक उपाय बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस रिट, जिसके जरिए गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आगे और भी सोचा जा सकता है और खोज की जा सकती है।